अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन थिंग्स। आज हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज पहला लेक्चर है अबाउट रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल लॉ। तो आज हम ये देखेंगे कि हाउ स्टेट्स होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ में कैसे रिकॉग्नाइज होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसमें वो ये बताता है कि रिकॉग्निशन कम्स अबाउट यूनिलेटरल डिक्लेरेशन and it can be explicit or implicit for a state to exist in international community। जो रिकग्निशन होती है वो यूनिलेटरल डिक्लेरेशन से आती है। और ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है, एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। ये जो दो टाइप्स जो हैं टर्म्स, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, तो ये हम आगे चल के देखते हैं कि क्या होती हैं। इट मस्ट बी रिकग्नाइज्ड बाय अदर स्टेट्स, यानी जो रिकग्निशन होती है एक स्टेट की, तो इसके लिए ये लाजिम है कि जो अदर स्टेट्स हैं वो इसको रिकग्नाइज करें। वंस recognition is given, it implies that recognized state or government is entitled to the rights and privileges granted by international law। जब एक स्टेट को रिकग्निशन दी जाती है तो उस पर ये लाजिम होता है कि जो रिकग्नाइज स्टेट और गवर्नमेंट होती है उसको जो इंटरनेशनल लॉ के जो राइट्स होते हैं और जो प्रिविलेज होते हैं वो ग्रांट किए जाते हैं। यानी एक स्टेट को ये मद्देनजर रखना होता है कि उसने जो अपनी तमाम एक्टिविटीज होती हैं वो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में रहकर करनी होती हैं। रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम रिकग्निशन ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ दो यानी एक टाइप्स आ जाती हैं, रिकग्निशन ऑफ स्टेट और रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें जो रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट होती है रिकग्निशन ऑफ स्टेट से। A state is recognized when an identifiable government, people and territory come to existence। यानी वही जो स्टेट के लिए जो स्टेट को एस्टेब्लिश करने के लिए जो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उसकी, उसमें आइडेंटिफाइबल गवर्नमेंट हो, यानी एक वेल सेटल्ड पॉपुलेशन हो और उसकी टेरिटरी हो, और जो उसकी सॉवरेंटी भी होती है इसमें शामिल होती है। इफ द गवर्नमेंट लेटर चेंजेस इट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एवं थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट कंटिन्यूज। यानी अगर एक स्टेट में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो अदर स्टेट के पास इख्तियार होता है कि वो उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन जो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट होती है वो परमानेंट होती है। आगे हमारे पास है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन इज द फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट बाय अदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स। जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो रिकॉग्निशन होती है ये एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट होती है ऑफ द स्टेट। यानी जो डिफरेंट जो पहले से स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो वो एक यानी एक न्यूली यानी एस्टेब्लिश स्टेट को रिकग्निशन देती हैं। तो फिर वो जो न्यूली एस्टेब्लिश स्टेट होती है वो उसकी यानी कम्युनिटी के अंदर शामिल हो जाती है। एवरी स्टेट हैज टू हैव सम एसेंशियल फीचर्स, यानी हर स्टेट्स के जो है एक एसेंशियल फीचर्स होने चाहिए, कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड। यानी उन्हें एक खास नाम दिया जाता है, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेटहुड, in order for other states to recognize the state as independent। यानी इस से यानी जो दूसरी अदर स्टेट्स होती हैं उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उसको यानी इंडिपेंडेंट रिकग्नाइज करने के लिए, तो उसके लिए क्या कहते हैं, एवरी स्टेट हैज टू हैव सम एसेंशियल फीचर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट्स आर कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल पर्संस इन इंटरनेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ में स्टेट्स यानी एक प्रिंसिपल पर्संस होते हैं, यानी स्टेट से अबव कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ में स्टेट यानी पीक पॉइंट होता है, इससे आगे कुछ नहीं है। द रिकग्निशन ऑफ स्टेट इज ऑफन अ पॉलिटिकल एक्ट ऑफ स्टेट। यानी एक स्टेट की रिकग्निशन एक पॉलिटिकल एक्ट भी हो सकता है। Recognition is not a conclusive proof of the existence of the state। इसमें वो एंड पे ये भी कहता है कि जो रिकग्निशन होती है वो स्टेट के एग्जिस्टेंट का एक कंक्लूसिवली प्रूफ नहीं होता, इसके लिए और कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं।
तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के हाउ स्टेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेट्स की सिग्निफिकेंस क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट। तो वैसे तो स्टेट की जो सिग्निफिकेंस जो है वो तो बहुत वास्ट है, लेकिन हम इसमें जस्ट दो तीन पॉइंट्स देखेंगे। पहले सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि टू ऑब्टेन इक्वलिटी स्टेटस विद अदर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। जैसे मैंने पहले भी ये बताया है कि जो स्टेट्स होती हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स होती हैं, जिनको रिकग्निशन मिलती है, तो वो उनको इक्वल स्टेटस मिलता है जो अदर स्टेट्स, जो एक पूरे वर्ल्ड के अदर स्टेट्स होती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो उनको भी उनके बराबर एक स्टेटस मिलता है। और सेकंड नंबर पे है टू एक्वायर इंटरनेशनल राइट्स एंड कंट्रैक्टिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। यानी एक जो स्टेट, जो रिकॉग्नाइज स्टेट होती है, उसको इंटरनेशनल राइट्स मिलते हैं। और क्या कहते हैं, कंट्रैक्टिंग इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, यानी जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल जो रूल्स होते हैं उसको भी फॉलो करना होता है। थर्ड वन पे है हमारे पास टू एंगेज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और जो यानी ये मेरे ख्याल में सबसे एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है रिकग्निशन ऑफ स्टेट की, कि जो जब आफ्टर रिकग्निशन, यानी रिकग्निशन के बाद जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज हो जाती हैं, जो रिलेशंस को एस्टेब्लिश करती हैं। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ रिकग्निशन ऑफ स्टेट। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टेट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम अनदर स्टेट। यानी एक स्टेट के लिए क्या ये लाजिम है कि वो रिकॉग्निशन हासिल करे दूसरी स्टेट से। तो इसका सादा सा यानी एक आंसर है कि यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टेट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन फ्रॉम अनदर स्टेट्स, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ स्टेट इंटरनेशनली। यानी अगर कोई स्टेट, यानी वो कहते हैं कि उसके पास टोटली सारा कुछ यानी फीचर्स भी हों, टोटली लैंड हो, क्या कहते हैं, टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो, वेल, और दूसरा क्या कहते हैं, जो फोर फीचर्स हैं वो हों उनमें, तो अगर उसे कोई अदर स्टेट्स, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, वो रिकग्नाइज नहीं करती, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट नहीं कह सकते इंटरनेशनली, इन इंटरनेशनल लॉ। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ रिकग्निशन आती हैं। हमारे पास जो मेनली टू टाइप्स हैं रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स, अदर भी हैं, आगे हम और भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ रिकग्निशन है वो दो हैं, रिकग्निशन ऑफ स्टेट एंड रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत डिफरेंट हैं, बल्कि बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकग्निशन ऑफ स्टेट एंड रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो एक स्टेट की रिकग्निशन और गवर्नमेंट की रिकग्निशन में क्या फर्क है। तो हमारे पास अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कि एक दरख्त है और उसके यानी क्या कहते हैं, पत्ते हैं, तो हम दरख्त को स्टेट का नाम देते हैं, और जो लीव्स होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, उसको हम गवर्नमेंट का नाम देते हैं। यहाँ भी यही कह रहा है कि द ट्री इज द स्टेट एंड द लीव इज द गवर्नमेंट। तो हमारा एनालॉगी, यानी एक डिफरेंस है यहाँ पे। इसमें द ट्री इज द स्टेट, द लीव्स आर वेरियस गवर्नमेंट्स, द गवर्नमेंट लीव्स कैन कम एंड गो बट स्टेट ट्री रिमेन्स। यानी उसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जो ट्री होता है, यानी एक दरख्त होता है, वो स्टेट होता है, और जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं। जो दरख्त होता है वो परमानेंट कायम रहता है, और जो पत्ते होते हैं वो मौसम की तब्दीली से यानी झड़ते रहते हैं। तो ये तो एक छोटा एक यानी एक डिफरेंस है यानी गवर्नमेंट और स्टेट के दरमियान। वंस रिकग्निशन इज गिवन टू अ स्टेट, द रिकग्निशन कैन नॉट बी विथड्रॉन। यानी अगर एक स्टेट को रिकग्निशन दी जाती है तो उसको विथड्रॉ नहीं किया जा सकता। एक एक स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट अगर दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, तो वो यानी उसके बाद उसका इख्तियार में नहीं होता कि वो उसको विथड्रॉ कर ले। तो ये तो था स्टेट के बारे में। और आगे अगर हम गवर्नमेंट के बारे में देखें, तो रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट मे लॉफुली विद हेल्ड और विथड्रॉन। जो एक एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की जो रिकग्निशन है,
उसको यानी विदड्रॉ किया जा सकता है, बट रिकग्निशन ऑफ स्टेट कैन नॉट बी विदड्रॉन। ये एक क्लियर डिफरेंस बिटवीन रिकग्निशन ऑफ स्टेट एंड रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें हम एक रियल केस देखते हैं, रियल केस ऑफ विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास सऊदी अरेबिया और यूएई का एक केस है, यानी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स withdrew their recognition to Afghanistan Taliban government when it refuses to surrender Osama bin Laden in the aftermath of the events of September 11, 2001। यानी जो सऊदी जब 9/11 हुआ था उसके बाद जो सऊदी अरेबिया और यूएई ने दोनों ने मिलके जो अफगानिस्तान जो तालिबान गवर्नमेंट थी उसको मानने से इनकार कर दिया था। यानी उन्होंने ये कहा था कि जो ये स्टेप गवर्नमेंट है तालिबान की, हम इसको नहीं मानते। उन्होंने इसको चीज को रिफ्यूज किया था। इसमें आगे हमारे पास ये तो था एक रियल केस ऑफ विदड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट जो सऊदी अरेबिया और यूएई का। नेक्स्ट हमारे पास है टू क्वेश्चन अराइजेस हियर। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, इज इट परमिसिबल फॉर टू स्टेट्स टू विथड्रॉ देयर रिकॉग्निशन टू तालिबान गवर्नमेंट। जो यूएई और सऊदी अरेबिया यानी ये अलाउ था कि वो स्टेट्स के दरमियान जो तालिबान गवर्नमेंट है उसको विदड्रॉ कर सकें, उसकी रिकॉग्निशन को विदड्रॉ कर सकें। सेकंड क्वेश्चन है, कैन दे आल्सो विदड्रॉ द रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। जो गवर्नमेंट अफगानिस्तान जो ओवरऑल उसको भी ये क्या कहते हैं विदड्रॉ कर सकते हैं या। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एक मैं एक्टिविटी छोड़ देता हूँ, आप ही इसका यानी क्वेश्चन इसको आंसर इसको सर्च कीजिएगा, और अगर जवाब ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। यानी हमारे पास बेसिकली टू मेन थ्योरीज हैं। देयर आर टू पॉपुलर थ्योरीज लेड डाउन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रिकॉग्निशन। फर्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, और सेकंड है डिक्लेरेटिव और एविडेंटरी थ्योरी। तो हम इन दोनों में अब कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डिक्लेरेटिव थ्योरी। इसमें एक मेजर यानी एक कंपैरिजन जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अगर हम पहले देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के बारे में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिकॉग्निशन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टेटहुड एंड पर्सनैलिटी। यानी जो इस कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के मुताबिक जो रिकॉग्निशन है ये नेसेसरी है स्टेटहुड के लिए। It is process by which a political community acquires personality and becomes a member of the family of nation। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है, वो जो एक स्टेट होती है वो दूसरी स्टेट को यानी क्या कहते हैं रिकॉग्नाइज करती है, और उसके बाद वो एक नेशंस की फैमिली में शामिल हो जाती है वो स्टेट। A state come into existence through recognition only and exclusively। यानी वो कहते हैं कि जो स्टेट होती है वो एग्जिस्टेंट यानी वजूद में तब आती है जब उसे रिकग्निशन दी जाती है, रिकग्निशन के अलावा कोई इसका हल नहीं है। तो ये तो था कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, ये कहती है कि रिकग्निशन इज नेसेसरी। अगर हम देखते हैं डिक्लेरेटिव थ्योरी क्या कहती है इस बारे में, तो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट डिक्लेरेशन इज मेयर फॉर्मेलिटी and has no legal effect as the existence of state is a mere question of fact। यानी इसमें जो डिक्लेरेटिव थ्योरी में वो ये कहता है कि जो रिकग्निशन है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट के ऊपर। यानी ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के अपोजिट है। every new state becomes a member of the family of nations by de facto by its coming into existence। यानी ये जो क्या कहते हैं डिक्लेरेटिव होती है, डिक्लेरेटिव थ्योरी होती है, ये डिफेक्टो रिकग्निशन में आती है, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी होती है वो डिजोरे रिकग्निशन में आती है। अब डिफेक्टिव और डिजोरे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि डिफेक्टो रिकग्निशन क्या होती है और डिजोरे रिकग्निशन क्या होती है। Recognition only provides the evidence to this fact। this theory says recognition is not important। यानी पहले जैसे मैंने कहा है कि जो डिक्लेरेटिव थ्योरी है वो ये कहती है कि जो रिकग्निशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी कहती है कि जो रिकग्निशन है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द स्टेटहुड, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट। तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और डिक्लेरेटिव थ्योरी में।
अगर हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया वर जोन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। यानी जो पोलैंड है और चेकोस्लोवाकिया है वो रिकॉग्नाइज किए गए थे बाय ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। और जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू बाय अ ट्रीटी। यानी जो जर्मनी था वो दो पार्ट्स में तकसीम किया गया। क्या कहते हैं, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, वो एक ट्रीटी के जरिए किया गया था। तो इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में अलाई करता है। और कोरिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कोरिया भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में आता है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेटिव थ्योरी, यानी डिक्लेरेटिव थ्योरी की क्या एग्जांपल्स हैं, क्योंकि उसमें तो रिकग्निशन मस्ट है, इसमें रिकग्निशन मस्ट नहीं है। इस पे हमारे एक एक मशहूर पॉपुलर एग्जांपल है ताइवान। ताइवान के एग्जांपल नहीं, हम ताइवान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इज एडजॉइनिंग एरियाज वेयर चाइनीज टेरिटरी। only few countries recognize Taiwan, yet it had business dealing with almost every country। यानी एक हम एग्जांपल लें इसकी, क्या कहते हैं, ताइवान की। तो हमें ये मालूम होता है कि जो ताइवान है उसको इतनी स्टेट्स ने रिकग्नाइज नहीं किया अभी तक। ऑलमोस्ट आई थिंक 17 स्टेट्स ने अभी तक रिकग्नाइज किया है। बट लेकिन इसे स्टेट कहा जाता है, अभी तक इसे स्टेट कहा जाता है। और ये इससे ये डिक्लेरेटिव थ्योरी में लाई करता है। अब इसे स्टेट यानी जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं इसके साथ उनकी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं। यानी जो, क्योंकि अब है वो टेक्नोलॉजी का भी हब है। तो जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो इसके साथ बिजनेस करती हैं। तो इसलिए यानी कोई जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें यानी इसको स्टेट का दर्जा तो वैसे तो नहीं दिया जाता, लेकिन जो डिफरेंट स्टेट्स इसे स्टेट मानती हैं। ये अब अलग बात है कि इसको सिर्फ और सिर्फ 17 स्टेट्स रिकॉग्नाइज करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के और डिक्लेरेटिव थ्योरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। रिकग्निशन इज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक बट नॉट लीगल। जो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी में जो रिकग्निशन होती है वो पॉलिटिकल होती है और डिप्लोमेटिक होती है, लेकिन लीगल नहीं होती। दिस थ्योरी इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन मेंबर स्टेट ऑल टू रिकॉग्नाइज अ स्टेट। यानी जो ये थ्योरी होती है ये इम्पोज करती है, ये एक स्टेट के लिए मस्ट होता है कि वो अदर स्टेट को रिकॉग्नाइज करें। पार्टिकली प्रैक्टिकली नो स्टेट्स वांट टू डू समथिंग ऑन ऑब्लिगेशन। यानी जो प्रैक्टिकली जो होते हैं वो स्टेट्स वो बाउंडिंग नहीं है इस चीज को मानने के लिए कि हमने ये लाजमी करना है, क्योंकि there is no law that obliges established states to recognize new state। यानी ऐसा कोई लॉ नहीं है कि जो स्टेट्स को मजबूर करे अदर स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये तो था डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिक्लेरेटिव थ्योरी के बारे में। तो दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन लीगल राइट्स एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। यानी जो स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसके जो लीगल राइट्स को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डिक्लेरेटिव थ्योरी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स। पहले हमने टाइप्स पढ़ी हैं, लेकिन मजीद टाइप्स, एक्सटेंडेड टाइप्स हैं। एक फर्स्ट है एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन, सेकंड है एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन, थर्ड है कलेक्टिव रिकॉग्निशन एंड फोर्थ है प्री मेच्योर रिकॉग्निशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन के, एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन क्या कहती है। तो ये according to this recognition, an existing state recognize another state by releasing a public statement by way of notification or a declaration announcing the intention of recognition। यानी इस एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन में यानी एक जो एग्जिस्टेंस स्टेट होती है वो दूसरी स्टेट को रिकॉग्नाइज तब करती है, वो यानी एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज करती है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन, यानी एक नोटिफिकेशन को करके पब्लिश करके, और डिक्लेरेशन अनाउंसिंग द इंटेंशन ऑफ रिकॉग्निशन। यानी या फिर वो ऐलान करते हैं कि हम इस स्टेट को यानी हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं।
तो इस एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन में ग्रांट इज एक्सप्रेस्ड इन रिटन वर्ड्स, यानी जो ग्रांट होती है वो भी रिटन वर्ड्स में दी जाती है। और डिप्लोमेटिक लेटर्स और नोट स्टेटमेंट और टेलीग्राम्स, यानी जो इस रिकॉग्निशन में एक क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक लेटर्स होते हैं, डिफरेंट नोट्स होते हैं, स्टेट्स में जो होती है टेलीग्राम्स होती हैं, यानी एक प्रॉपर वे होता है ऑफ नोटिफिकेशन और पब्लिक स्टेटमेंट का। तो इसमें हम अगर एग्जांपल देखें, एग्जांपल द स्टेटमेंट ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंसी ऑफ अल्जीरिया ऑन 3 जुलाई 1963, यानी जो 3 जुलाई 1963 में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने एक अल्जीरिया को रिकॉग्निशन दी थी, तो उसने बाय अ स्टेटमेंट, यानी पहले स्टेटमेंट रिलीज की थी। तो ये इसी एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन में लाई करता है। और आगे हमारे पास इंटरनेशनल ट्रीटी, थ्रू इंटरनेशनल जो स्पेशल रिकॉग्निशन है वो दी जाती है थ्रू इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई इंटरनेशनली तौर पे एक ट्रीटी की जाती है बिटवीन टू स्टेट्स और मेनी स्टेट्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल है, जापान रिकॉग्नाइज्ड कोरिया बाय आर्टिकल 12 ऑफ पीस ट्रीटी ऑन 8 सितंबर, यानी जापान ने कोरिया को रिकॉग्नाइज किया था आर्टिकल 12 के जरिए से ऑफ पीस ट्रीटी ऑन 8 सितंबर। तो ये तो था एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन। सेकंड है हमारे पास इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन। ये यानी एक उसके से थोड़ा अपोजिट है एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन के। इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन में वो ये कहता है कि इट डज नॉट रिलीज अ फॉर्मल स्टेट बट रिकॉग्नाइजेस द स्टेट बाय some acts which imply that the state is being recognized, यानी इस जो क्या कहते हैं रिकॉग्निशन में जो एक फॉर्मल स्टेटमेंट यानी रिलीज नहीं की जाती। जैसे हमने देखा एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन में एक फॉर्मल क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट रिलीज की जाती है, तो इसमें फॉर्मल स्टेटमेंट रिलीज नहीं की जाती, बट रिकॉग्नाइजेज द स्टेट बाय सम एक्ट्स, यानी कुछ ऐसे एक्ट्स किए जाते हैं जिसके जरिए से लगता है कि हमने इस एक पर्टिकुलर स्टेट ने इस स्टेट को रिकॉग्नाइज किया है। इन दिस क्या कहते हैं इन दिस रिकॉग्निशन, इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन ये दी जाती है बाय सेंडिंग अ डिप्लोमेटिक एजेंट, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एक डिप्लोमेटिक एजेंट सेंड किया जाता है, यानी एक निगोशिएशंस के जरिए, टॉक के जरिए से, हैविंग अ टॉक विद एन ऑफिशियल और हेड ऑफ स्टेट, इन वो डिप्लोमेटिक एजेंट जो होता है वो टॉक करता है ऑफिशियल और हेड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट हमारे पास मेकिंग एन एग्रीमेंट विद द स्टेट, यानी एक स्टेट के साथ एक, यानी उस टॉक के बाद यानी डिस्कशन या नेगोशिएशंस के बाद उसके बाद दो स्टेट के दरमियान एक एग्रीमेंट किया जाता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल शिमोन पेरेज विजिटेड मोरक्को ऑन 21 जुलाई 1986 एंड हैड अ टॉक विद किंग हसन टू सीक सॉल्यूशंस फॉर मिडिल ईस्ट प्रॉब्लम्स, यानी ये जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर था उसने विजिट किया था मोरक्को का ताकि वो मिडिल ईस्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। ये इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन में आता है। तो एक्सप्लिसिट रिकॉग्निशन और इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन ये अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। कलेक्टिव रिकॉग्निशन कैसे दी जाती है? वाया इंटरनेशनल ट्रीटी और मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस। जो कलेक्टिव रिकॉग्निशन होती है वो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के दरमियान यानी एक इंटरनेशनल ट्रीटी या मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस अकर की जाती है, उसके बाद वो रिकॉग्निशन दी जाती है। इसमें अगर एग्जांपल लें, 5 एशियन कंट्रीज ऑन 18 अप्रैल 1975 रिकॉग्नाइज्ड बाय कंबोडिया, यानी जो 5 एशियन कंट्रीज जो थे 1975 में कंबोडिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया था। तो ये कलेक्टिव रिकॉग्निशन की एग्जांपल इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्री मेच्योर रिकॉग्निशन। recognition this recognition is given to a state although the state does not have complete constitutive components, यानी ये जो प्री मेच्योर रिकॉग्निशन होती है वो एक स्टेट को दी जाती है
हालांकि जो दूसरी स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोनेंट्स होते हैं वो भी कंप्लीट नहीं होते। इट मीन देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, नो टेरिटोरियल बॉर्डर्स एंड आर नॉट क्लियर, टेरिटोरियल बॉर्डर्स भी क्लियर नहीं होते। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें, रिकग्निशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स टू पैलेस्टीनियन, यानी जो पैलेस्टीन की जो स्टेट है उसको, यानी उसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स जो एस्टेब्लिश्ड हैं, जो उसको जो रिकग्निशन दी गई है, तो उसको हम प्री मेच्योर रिकग्निशन कहते हैं। ये प्री मेच्योर रिकग्निशन नाम से भी जाहिर है। तो ये तो थी क्या कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ रिकग्निशन। जो दो पहले हमने पढ़ी हैं टाइप्स, उसमें तो रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट एंड रिकग्निशन ऑफ स्टेट, वो तो बेसिक टाइप्स। ये जो थी फर्दर मोर 4 टाइप्स थी, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट रिकग्निशन, कलेक्टिव रिकग्निशन एंड प्री मेच्योर रिकग्निशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्दर, जो मैंने पहले बताया था कि डिफेक्टिव रिकग्निशन क्या होती है, डिजोरे रिकग्निशन क्या होती है। ये भी लाई करता है एक्स्ट्रा जो टाइप्स होती हैं इनमें। तो हम इसको भी वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिफेक्टिव रिकग्निशन। दिस इज प्रोविजन रिकग्निशन एंड नॉट अ परमानेंट वन। ये जो रिकग्निशन होती है ये परमानेंट नहीं होती एज कंपेयर टू डिजोरे रिकग्निशन। अगर हम इसके एग्जांपल लें, इट कैन बी विथड्रॉन बाय अदर स्टेट्स एट एनी टाइम, यानी जो दूसरी स्टेट्स होती हैं वो इसको विथड्रॉ कर सकती हैं किसी भी टाइम। इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। हाँ, अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट स्टेप होता है एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करने में, रिकग्निशन इज ओनली बाय फैक्ट एंड नॉट लीगल। यानी जो रिकग्निशन होती है सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के जरिए से दी जाती है, ये कोई लीगल नहीं होती। स्टेट में हैव मोर देन वन गवर्नमेंट्स, जो स्टेट्स होते हैं उसमें मोर देन वन गवर्नमेंट्स भी हो सकती हैं। नो एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टेक्स प्लेस, यानी डिफेक्टिव रिकग्निशन में जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव का जो एक्सचेंज होता है वो भी नहीं होता। स्टेट सक्सेशन माइट नॉट हैपन, mere defective recognition is not sufficient to get यूएन मेंबरशिप। जो डिफेक्टिव रिकग्निशन होती है, सिर्फ ये डिफेक्टिव रिकग्निशन यूएन मेंबरशिप को हासिल करने के लिए ये काफी नहीं है। इसके लिए डिफरेंट कंडीशंस और कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। हम एग्जांपल लें इसमें इसराइल की, बांग्लादेश की, ताइवान की, अरब रिपब्लिक एक्सेट्रा। तो ये डिफेक्टिव रिकग्निशन में लाई करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिजोरे रिकग्निशन। के डिजोरे रिकग्निशन क्या होती है? दिस इज अ परमानेंट रिकग्निशन विच ओनली ग्रांटेड कैन नॉट बी टेकन बैक और विथड्रॉन बाय अदर स्टेट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो डिजोरे रिकग्निशन होती है ये परमानेंट रिकग्निशन होती है, जो एक स्टेट दूसरी स्टेट को देती है और ये विथड्रॉ भी नहीं की जा सकती। इट इज लीगल एंड राइटफुल, यानी एक लीगल होती है रिकग्निशन और राइटफुल होती है। स्टेट विल हैव ओनली वन गवर्नमेंट। जो डिजोरे रिकग्निशन में जो एक स्टेट की सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टेक्स प्लेस, इसमें जो डिफेक्टिव रिकग्निशन के अपोजिट, यानी इसमें डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव का एक्सचेंज होता है। स्टेट सक्सेशन हैपेंस स्मूथली, जो स्टेट जो क्या कहते हैं जो अपने मामला होते हैं एक दूसरे के दरमियान वो स्मूथली हैपन होते हैं। डिजोरे रिकग्निशन by majority state as essential for यूएन मेंबरशिप, यानी जो यूएन मेंबरशिप को अगर अचीव करना है तो उसके लिए आप एक स्टेट के लिए, स्टेट को चाहिए कि उसके पास डिजोरे रिकग्निशन हो, ना कि डिफेक्टिव रिकग्निशन हो। नेक्स्ट हमारे पास है रिकग्निशन ऑफ बेलिजेरेंसी, यानी एक जंगी, यानी बेलिजेरेंस का मतलब होता है जंगजू। यानी ये एक बेलिजेरेंट ग्रुप होता है, जो जंगजू ग्रुप होते हैं, सीजेस पावर इन इट्स ओन कंट्री और अ पोर्शन ऑफ इट। यानी जो डिफरेंट राइवल ग्रुप कह सकते हैं या जंगजू ग्रुप्स होते हैं वो एक स्टेट में जो पावर होती है उसको सीज कर लेते हैं। बेलिजेरेंट ग्रुप हैज अ डिफेक्टिव पावर, उनके पास डिफेक्टिव पावर होती है ना कि डिजोरे पावर होती है। अगर हम इसमें एग्जांपल लें, एग्जांपल ऑफ फ्रांस एंड मेक्सिको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लेफ्टिस्ट गोरिल्ला मूवमेंट that had fought several years against the Colombian government। यानी जो फ्रांस और मेक्सिको ने एक लेफ्टिस्ट गुरिल्ला मूवमेंट थी उसको, यानी एक रिकग्निशन दी, ऑफिशियल रिकग्निशन दी है। यानी जो लेफ्टिस्ट गुरिल्ला मूवमेंट थी, वो जो ग्रुप था
वो डिफरेंट यानी बहुत सारे सेवरल ईयर से वो कोलंबियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहा था। तो उसने एक पावर सीज की हुई थी, तो उसके बाद उसको रिकग्निशन दे दी गई। तो ये तो था रिकग्निशन ऑफ बेलिजरेंसी। हमारे पास नेक्स्ट है रिकग्निशन ऑफ नेशनल लिबरेशन मूवमेंट। जो ये रिकग्निशन है ये अभी तक यूनिवर्सली अप्लाइड नहीं की गई। दिस रिकग्निशन नॉट येट अप्लाइड यूनिवर्सली। वेस्टर्न कंट्रीज सच एज यूएसए एंड यूके स्टिल रिजेक्ट दिस टाइप ऑफ रिकग्निशन। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें यूएसए और यूके है, वो इस टाइप ऑफ रिकग्निशन को रिजेक्ट करते हैं। यानी अगर वहां से रिजेक्ट होगी तो फिर यानी मुश्किल है कि वो ग्लोबली इस चीज को प्रैक्टिस कर सकें, इस रिकग्निशन को। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल लेते हैं द रिकग्निशन ऑफ पीएलओ थ्रू यूएन रेजोल्यूशन नंबर 3237 dated 22 November 1974. The UN renders PLO a right to be the permanent UN observer। यानी जो पैलेस्टीन लिबरेशन जो फोर्स थी, उसको क्या कहते हैं रिकग्निशन दी गई थी। रिकग्निशन दी गई थी कि वो उसको इसी टाइप की रिकग्निशन यूएन की तरफ से रिकग्निशन दी गई थी। वो उस चीज को क्या कहते हैं यानी इस चीज को यूएन ने तो माना, लेकिन अदर स्टेट्स ने, यूएसए एंड यूके ने इस चीज को नहीं माना। अकॉर्डिंग टू, अगर हम लीगल इफेक्ट्स देखते हैं इसमें, तो इसमें लीगल इफेक्ट है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डे स्टेट प्रैक्टिस, रिकग्निशन हैज ओनली अ डिक्लेरेटरी करेक्टर नॉट कॉन्स्टिट्यूटिव। यानी जो इसमें अगर हम कंक्लूसिव करें, इसको कंक्लूड करें, तो अगर हम प्रेजेंट डे स्टेट प्रैक्टिस को देखें, रिकग्निशन हैज ओनली अ डिक्लेरेटरी करेक्टर। उसके डिक्लेरेटरी करेक्टर होता है, नॉट कॉन्स्टिट्यूटिव आई फंडामेंटल डिटरमाइनिंग the state comes into existence as soon as it has fulfilled the objective preconditions, especially the three elements of statehood referred to above। Uh, जो इस पे मुझे कहते हैं जो स्टेट होती है वो कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज इट हैज फुलफिल्ड द ऑब्जेक्टिव प्री कंडीशंस। यानी जो स्टेट होती है वो एग्जिस्ट तब होती है जब वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है, उनकी प्री कंडीशंस को। स्पेशली द थ्री एलिमेंट्स ऑफ स्टेटहुड रेफर्ड टू अबव। यानी जो थ्री एलिमेंट्स जो पहले है मैं बता चुका हूँ उसमें, तो उन जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्टेट होड के लिए वो लाजमी होते हैं। Recognition also constitutes a declaration by a state that, in its opinion, the country it has recognized must be regarded as a state within the meaning of international law and hence also as a subject of international law। उसमें ये कहते हैं कि जो रिकग्निशन होती है वो कॉन्स्टिट्यूट्स अ डिक्लेरेशन बाय स्टेट दैट, यानी एक स्टेट जो डिक्लेयर करती है कि वो अपने जो ओपिनियन होता है कंट्री का, कि जो दूसरी स्टेट को जो रिकग्नाइज्ड किया गया है उसको स्टेट के तौर पर रिगार्ड किया जाए, यानी उसको स्टेट माना जाए विद इन द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड हेंस आल्सो एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। In legal theory, the question of whether it is not in fact the act of recognition that actually creates statehood, whether recognition has a constitutive effect, in other words, remains under discussion। यानी एक जो क्वेश्चन डिस्कशन इसमें रहती है कि क्या जो रिकग्निशन है वो इसका कॉन्स्टिट्यूटिव इफेक्ट है या नहीं है। और इसमें in practice however the existence of state is not dependent on whether it has been recognized as such। Though the sole determining factor is whether or not the elements of statehood under international law, state people, state territory, state power, are actually present in the specific case। यानी इसमें भी फिर से वही बात वही कह रहा है कि जो क्या कहते हैं एक स्टेट होड के लिए जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो बरकरार रहते हैं। यानी स्पेसिफिक केस में स्टेट पीपल, स्टेट टेरिटरी, स्टेट पावर। रियलिस्टिकली अगर हम देखें इस चीज को, however an entity cannot function as a state unless at least a certain number of states recognize it as such। यानी जो एक स्टेट होती है वो एक
फंक्शन नहीं कर सकती एज अ स्टेट अनलेस उसे जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो रिकग्नाइज ना करें। यानी अगर डिफरेंट स्टेट्स, अगर जस्ट एक स्टेट ने उसे रिकग्नाइज किया है और बाकी होल वर्ल्ड में जो भी जितनी भी स्टेट्स हैं वो अगर उसको रिकग्नाइज नहीं करती तो उसको स्टेट रिकग्नाइज नहीं किया जा सकता, उसे इंटरनेशनली स्टेट नहीं कहा जा सकता। इसमें अगर हम एग्जांपल द तुर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस फॉर एग्जांपल, व्हिच इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट बाय तुर्की, लेक्स स्टेट हुड, यानी सिर्फ जो टर्की ने उसे रिकग्निशन दी थी तुर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को, तो उसको यानी स्टेट हुड का यानी उसको स्टेट नहीं कहा जा सकता, उसको स्टेट हुड का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो next, in recent state practice, recognition has often been made contingent on the fulfillment of certain conditions. For example, compliance with the UN character or observable of the rule of law, democracy and human rights. यानी जो in recent state यानी practice में जो recognition है वो उसमें ये भी लाजमी है कि एक स्टेट जो फुलफिल करे सर्टेन कंडीशंस जो यूएन उसमें जो ह्यूमन चार्टर को वो एक्सेप्ट करना लाजमी होता है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी उसमें रूल ऑफ लॉ हो एक स्टेट में, उसमें डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स हो। ये जो रिसेंटली जो एक स्टेट्स को यानी रिकग्निशन में प्रैक्टिस किए जाते हैं from the viewpoint of international law, however, these are not criteria for recognition, but conditions of a political nature formulated in relation to the establishment of diplomatic relation. इसमें वो ये कहना चाहता है कि जो अगर हम इंटरनेशनल लॉ के व्यू पॉइंट से देखें, ये जो कंडीशंस होती हैं ये लागू नहीं होती, लेकिन जो इन पॉलिटिकल नेचर इन कंडीशन को लागू किया जाता है ताकि जो डिफरेंट एक स्टेट और दूसरी स्टेट के दरमियान जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको कायम किया जा सके। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर अबाउट रिकग्निशन ऑफ स्टेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि उसके बाद मैं आपको उधर ही जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही था हमारा जो लेक्चर सेशन है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।